रश्मि की क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। Class 11 Biology Chapter 2 Biological Classification. प्रश्न 1। वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। उत्तर। वर्गीकरण पद्धति क्लासिफिकेशन सिस्टम जीवों को उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर समूह तथा उपसमूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। प्रारंभिक पद्धतियां कृत्रिम थी। उसके पश्चात प्राकृतिक तथा जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धतियों का विकास हुआ। एक कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस प्रकार के वर्गीकरण में वर्षी लक्षणों वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या पुमंग एंड्रीसियम के आधार पर पुष्पी पौधों का वर्गीकरण किया गया है। कैरोलस लिनियस ने पुमंग के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। परंतु कृत्रिम लक्षणों के आधार पर किए गए वर्गीकरण में जिन पौधों के समान लक्षण थे उन्हें अलग-अलग तथा जिनके लक्षण असमान थे उन्हें एक ही समूह में रखा गया था। यह वर्गीकरण की दृष्टि से सही नहीं था। ये वर्गीकरण आजकल प्रयोग नहीं होते। 2. प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में पौधों के संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण किया जाता है। पौधों की समानता निश्चित करने के लिए उनके सभी लक्षणों विशेषतया पुष्प के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पौधों की आंतरिक संरचना जैसे शारीरिकी, भ्रौणिकी एवं फाइटोकेमिस्ट्री आदि को भी वर्गीकरण करने में सहायक माना जाता है। आवृत बीजियों का प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा सम्मिलित रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्होंने जेनेरा प्लांटरम नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। यह वर्गीकरण प्रायोगिक प्रैक्टिकल कार्यों के लिए अत्यंत सुगम तथा प्रचलित वर्गीकरण है। 3. जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस प्रकार के वर्गीकरण में पौधों को उनके विकास और आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न कुलों एवं वर्गों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है जिससे उनके वंशानुक्रम का ज्ञान हो। इस प्रकार के वर्गीकरण में यह माना जाता है कि एक प्रकार के तक्षा का विकास एक ही पूर्वजों एंसेस्टर्स से हुआ है। वर्तमान में हम अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना को वर्गीकरण की समस्याओं को सुलझाने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कंप्यूटर द्वारा अंक और कोड का प्रयोग, क्रोमोसोम्स का आधारे, रासायनिक अवयवों का भी उपयोग पादप वर्गीकरण के लिए किया गया है। प्रश्न 2। निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखिए। आ. परपोषी बैक्टीरिया, बी. आद्य बैक्टीरिया। उत्तर। A. Heterotrophic bacteria. परपोषी बैक्टीरिया का उपयोग दूध से दही बनाने, प्रतिजीवी, एंटीबायोटिक उत्पादन में तथा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन में किया जाता है। B. Archaebacteria. आद्य बैक्टीरिया का उपयोग गोबर गैस, बायोगैस निर्माण तथा खानों माइंस में किया जाता है। प्रश्न 3। डायटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं? उत्तर। डायटम की कोशिका भित्ति में सिलिका
पाई जाती है। कोशिका भित्ति दो भागों में विभाजित होती है। ऊपर की एपिथीका, एपिथेका तथा नीचे की हाइपोथीका, हाइपोथेका। दोनों साबुनदानी की तरह लगे होते हैं। डायटम की कोशिका भित्तियां एकत्र होकर डायटोमेशियस अर्थ बनाती है। प्रश्न 4। शैवाल पुष्पन, एल्गल ब्लूम तथा लाल तरंगे, रेड टाइड्स क्या दर्शाती है? उत्तर। शैवालों की प्रदूषित जल में अत्यधिक वृद्धि शैवाल पुष्पन, एल्गल ब्लूम कहलाती है। यह मुख्य रूप से नीलीहरी शैवाल द्वारा होती है। डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे गोनेउलैक्स के तीव्र गुणन से समुद्र के जल का लाल होना लाल तरंगे, रेड टाइड कहलाता है। प्रश्न 5। वायरस से वायरॉइड कैसे भिन्न होते हैं? उत्तर। वायरस तथा वायरॉइड में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। प्रश्न 6। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर। प्रोटोजोआ जंतु। ये जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले यूकैरियोटिक, सूक्ष्मदर्शीय, परपोषी सरलतम जंतु हैं। ये एककोशिकीय होते हैं। कोशिका में समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये परपोषी होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। इन्हें 4 प्रमुख समूहों में बांटा जाता है। क. अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबिक प्रोटोजोआ। ये स्वच्छ जलीय या समुद्री होते हैं। कुछ नम मृदा में भी पाए जाते हैं। समुद्री प्रकार के अमीबीय प्रोटोजोआ की सतह पर सिलिका का कवच होता है। ये कूटपाद, स्यूडोपोडिया की सहायता से प्रचलन तथा पोषण करते हैं। एंटमीबा जैसे कुछ अमीबीय प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। मनुष्य में एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण अमीबीय पेचिश रोग होता है। ख. कशाभी प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वतंत्र अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर रक्षात्मक आवरण पेलिकल होता है। प्रचलन तथा पोषण में कशाभ, फ्लैजेल्ला सहायक होता है। ट्राइपैनोसोमा परजीवी से निद्रा रोग, लीशमानिया से कालाजार रोग होता है। ग. पक्षमाभी प्रोटोजोआ, सिलिएट प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य जलीय होते हैं एवं इनमें अत्यधिक पक्षमाभ पाए जाते हैं। शरीर दृढ़ पेलिकल से घिरा होता है। इनमें स्थायी कोशिकामुख, साइटोस्टोम व कोशिकागुद, साइटोपाइज पाई जाती है। पक्षमाभों में लयबद्ध गति के कारण भोजन कोशिकामुख में पहुंचता है। उदाहरण: पैरामीशियम, घ. स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ, स्पोरोजोन्स। ये अंत परजीवी होते हैं। इनमें प्रचलन का अभाव होता है। कोशिका पर पेलिकल का आवरण होता है। इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणुओं का निर्माण होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण कुछ दशक पूर्व होने वाले मलेरिया रोग से मानव आबादी पर कुप्रभाव पड़ता था। प्रश्न 7। पादप स्वपोषी है। क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित हैं? उत्तर:
कीटभक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, ड्रोजेरा, नेपेंथीस, निपेंथ्स आदि आंशिक परपोषी, पार्शली हेट्रोट्रॉफिक है। ये पौधे हरे तथा स्वपोषी है, परंतु नाइट्रोजन के लिए कीटों, इंसेक्ट्स पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न 8। शैवालांश, फाइकोबियंट तथा कवकांश, माइकोबायोन्स शब्दों से क्या पता लगता है? उत्तर, लाइकेन, लाइचन में शैवाल व कवक सहजीवी रूप में रहते हैं। इसमें शैवाल वाले भाग को शैवालांश, फाइकोबियंट तथा कवक वाले भाग को कवकांश, माइकोबियंट कहते हैं। शैवालांश भोजन निर्माण करता है, जबकि कवकांश सुरक्षा एवं जनन में सहायता करता है। प्रश्न 9। कवक, फंजाई जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। आ. पोषण की विधि। बी. जनन की विधि। उत्तर, पोषण की विधि। बी. जनन की विधि। प्रश्न 10। यूग्लिनॉइड के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं? उत्तर, यूग्लिनॉइड के चारित्रिक लक्षण अधिकांश स्वच्छ, स्थिर जल, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति के स्थान पर रक्षात्मक प्रोटीन युक्त लचीला आवरण पेलिकल पाया जाता है। इनमें दो कशाभ, फ्लैजेल्ला होते हैं, एक छोटा तथा दूसरा बड़ा कशाभ। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन निर्माण कर लेते हैं और प्रकाश के अभाव में जंतुओं की भौतिक सूक्ष्मजीवों का भक्षण करते हैं, अर्थात परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण, यूग्लिना। प्रश्न 11। संरचना तथा आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम भी लिखिए। उत्तर, वायरस 2 प्रकार के पदार्थों के बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन का खोल, शेल, जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है, उसे कैप्सिड कहते हैं। प्रत्येक कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कैप्समर्स कहा जाता है। ये कैप्सोमियर्स न्यूक्लिक एसिड कोर के चारों ओर एक जियोमेट्रिकल फैशन में होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो रना या डीएनए के रूप में होता है। पौधों तथा कुछ जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड रना, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि अन्य जंतु वायरसों में यह डीएनए डीऑक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में होता है। वायरस का संक्रमण करने वाला भाग आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल है। वायरस आनुवंशिक पदार्थ निम्न प्रकार का हो सकता है। DNA, double-stranded DNA, TTB. DNA, single-stranded DNA, X174. द्विरज्जुकीय रना, डबल स्ट्रैंडेड रना, जैसे रियोवायरस, ट्यूमर वायरस। एक रज्जुकीय रना, सिंगल स्ट्रैंडेड रना, जैसे TMV, खुरपका मुहप्पका वायरस, पोलियो वायरस, रेट्रोवायरस। वायरस से होने वाले रोग एड्स, सार्स,
सार्स, बर्ड फ्लू, डेंगू, पोटैटो मोजेक। प्रश्न 12। अपने कक्षा में इस शीर्षक क्या वायरस सजीव है अथवा निर्जीव पर चर्चा करें। उत्तर। वायरस। इनकी खोज सर्वप्रथम इवानोवस्की 1892 ने की थी। ये प्रूफ फिल्टर से भी छन जाते हैं। MW0 बीजेरिंक 1898 ने पाया कि संक्रमित रोगग्रस्त पौधे के रस को स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर रगड़ने से स्वस्थ पौधे भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसी आधार पर इन्हें तरल विष या संक्रामक जीवित तरल कहा गया। W0M0 स्टैनले WM स्टैनले 1935 ने वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में अलग किया। डार्लिंगटन 1944 ने खोज की कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। वायरस को सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। वायरस के सजीव लक्षण। वायरस प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल DNA या RNA से बने होते हैं। जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर ये सक्रिय हो जाते हैं। वायरस का न्यूक्लिक अम्ल पोषक कोशिका में पहुंचकर कोशिका की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करके स्वद्विगुणन करने लगता है और अपने लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण भी कर लेता है। इसके फलस्वरूप विषाणु की संख्या की वृद्धि अर्थात जनन होता है। वायरस में प्रवर्धन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। इनमें उत्परिवर्तन म्यूटेशन के कारण आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। वायरस ताप, रासायनिक पदार्थ, विकिरण तथा अन्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। वायरस के निर्जीव लक्षण। इनमें एंजाइम्स के अभाव में कोई उपापचयी क्रिया स्वतंत्र रूप से नहीं होती। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में पहुंचकर ही सक्रिय होते हैं। जीवित कोशिका के बाहर ये निर्जीव रहते हैं। वायरस में कोशा अंगक तथा दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA नहीं पाए जाते। वायरस को रवों क्रिस्टल्स के रूप में निर्जीवों की भांति सुरक्षित रखा जा सकता है। रवे क्रिस्टल की अवस्था में भी इनकी संक्रमण शक्ति कम नहीं होती। कोशिका के संपर्क में आने पर ये सक्रिय हो जाते हैं। वायरस का न्यूक्लिक अम्ल पोषक कोशिका में पहुंचकर कोशिका की उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करके स्वद्विगुणन करने लगता है। देखने के लिए धन्यवाद। Please like, share and subscribe.